আপনার এবিপি আনন্দ রাহুল গান্ধীকে নিয়ে বেশি ইন্টারেস্ট, আমার কোনো ইন্টারেস্ট। গত 4 দিন ধরেই একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী কে? হরিদাস পাল বলছে স্টোভের উপর কয়লা দিয়ে সকালবেলা চা গরম করবো, তৈরি হয়। मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ उस व्यक्ति जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे। मंच सजा हुआ था और इस सजे हुए मंच से अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। यह कतई मंजूर नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैंने पहली फुर्सत में कहा था कि उस इंसान को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ऐसे ही गालीबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि कई नरेंद्र मोदी साहब के लाडले भी इसमें शामिल हैं जो खुलेआम गालियां दे चुके हैं। नमूने आपको दिखाऊंगा आज मैं। लेकिन साथ यह है कि जिस व्यक्ति ने गाली दी वो कौन है, क्या करता है, मंच पर कौन कौन था, किसके कहने पर गाली दी। क्योंकि बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता राधिका खेड़े ने दावा कर दिया था अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी के कहने पर यह गाली गलौच हुई है, जबकि उनका पास सबूत नहीं है। क्या राधिका खेड़े के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए झूठ और अफवाह फैलाने के नाम पर? और इस इंसान के को लेकर इसकी गिरफ्तारी के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई है उससे जुड़ी एक और आपको कहानी याद दिलाऊंगा। माना यह जा रहा है कि सारा का सारा खेल प्लांटेड था, क्योंकि पहले से ही नरेंद्र मोदी साहब फंसे हुए हैं, बीजेपी फंसी हुई है। क्योंकि वोट चोरी का जो आरोप उन पर लग रहा है उसके कई सबूत न केवल सामने आए बल्कि जनता भी अब उसके समर्थन में उतर आई है। यह घिरती हुई बीजेपी और मोदी शाह, क्या यह वाकई प्लांटेड है? इसका भी एक नमूना आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। जरा देखिए कैसे पापा की परी फंस गई अपने पुराने वीडियो को लेकर और अब नए वीडियो को लेकर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत एक खबर के साथ कर लेते हैं। पहले सुनिए, भाई साहब बहुत उत्तम विचार के व्यक्ति हैं, इनके जैसा उत्तम विचार किसी के पास नहीं है। देखिए, আপনার এবিপি আনন্দ রাহুল গান্ধীকে নিয়ে বেশি ইন্টারেস্ট, আমার কোনো ইন্টারেস্ট। গত 4 দিন ধরেই একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী কে? হরিদাস পাল বলছে স্টোভের উপর কয়লা দিয়ে সকালবেলা চা গরম করবো, তৈরি হয়। माफी चाहूंगा, मैं बीप इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि ये बीजेपी और इस आदमी का संस्कार है, इसीलिए हमने करना पड़ा। बीजेपी का और इनका संस्कार है। अगर बीजेपी का संस्कार नहीं है तो इसे हटाइए अपनी पार्टी से। वैसे भी तो लाए गए हैं ना। ये कौन नेता है? ये बीजेपी के नेता है। तो सिटिंग बीजेपी एमपी ने गाली दी किसे? अपोजिशन ऑफ लीडर यानी राहुल गांधी को। लेकिन ये इनके संस्कार है। मैंने पहले भी बताया, हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चूंकि नाम बदलने में ये इन लोगों को बड़ी महारत हासिल है, तो ये जो गालियां इनके मुंह से निकलती हैं, इनके नेताओं के मुंह से, उसे संस्कार के तौर पर दर्ज कर दिया गया हो सकता है। वरना अब तक तो गिरफ्तारी होती। मैं नरेंद्र मोदी साहब पर और अमित शाह पर ज्यादा भरोसा करता हूं। वो बहुत संस्कार वाले लोगों में से एक है, इसीलिए। वरना उनके ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर देते। लेकिन ये गारंटेड, ये वाली गाली जो है, ये वाली गाली, इसे संस्कार वाली गाली कहा, संस्कारी वाली शब्दावली कहा जा सकता। मैं बनना नहीं। बताइए, एक सही कह रहे हैं, ये 1 नेशन 2 लॉस, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग। अब छाती नहीं पीटी जा रही होगी किसी को, शर्म तो किसी को आ नहीं रही होगी, नैतिकता का आईना तो किसी को दिखाना नहीं है। यानी अब सोचिए कितने गिरे हुए मानसिकता के ये लोग हैं। क्योंकि जब अपना गाली बकता है तो बड़ा संस्कारी लगता। हो सकता है ये बीजेपी की मीटिंग में ये नेता ऐसे ही अपने बड़े बड़े नेताओं से बात करता हो सकता है। खैर चलिए अगला आइए। अब आइए, पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुमार दानिश अली हैं। इन्होंने कहा यह आदमी कौन था, किसके इशारे पर भेजा गया। राहुल गांधी जी के संस्कारों में मां बहन पर अपमानजनक भाषा की जगह नहीं है। बीजेपी ने राजनीति को इतनी नीचाई तक गिरा दिया कि मां को ढाल बनाकर ड्रामा रचा जा रहा है। गाली देने वाला मौरा था, गाली भुनाने वाले असली खिलाड़ी का नाम सब जानते हैं। दरअसल इसमें अब कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवी जिसे गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ सही ढंग से हो जाए तो पता लग जाए। क्यों ये कहा जा रहा है, पहले देखिए कृष्णकांत का एक ट्वीट है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहानी क्या है। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के उपक्रम किए जा रहे हैं। जब मैं पहले दिन गाली अपशब्द का बस आया तब भी मैंने कहा था ये घेरे हुए हैं, इनके पास कोई वजूद नहीं है। इन्हें आखिर में यही सारी चीजें मिलती हैं कि मुझे तो गाली दे दी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकी हमला, ये तमाम चीजें। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अपना बताने के लिए कुछ हो तो ना। जिस रास्ते से राहुल गांधी की यात्रा गुजरनी थी उसी रास्ते पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत मंच बनाया
उस मंच पर कोई नेता मौजूद नहीं था। यात्रा वहां से आगे निकल चुकी थी। जो स्थान पहले से तय नहीं है, वहां राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के रुकने का सवाल ही नहीं। वहां कार्यकर्ताओं के बीच किसी अराजक तत्व ने घुसकर आपत्तिजनक नारा लगाया और पूरी बीजेपी उसे ले उड़ी और अब दंगा फसाद कर रहा है। सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा तो मां बहन पर उतर आए, यही इनकी प्रतिभा है। अब आइए असली कहानी आपको मैं बताता हूं। पंजाब में चुनाव आ रहे थे, किसान आंदोलन चल ही रहा था। नरेंद्र मोदी साहब पंजाब जाते हैं, याद है आपको तस्वीरें? क्यों प्लांटेड वाली कहानियां होती हैं मैं बताता हूं। जाते हैं, फिर वहां से दौरे पे से लौट कर आते हैं और एक तस्वीर मीडिया में चलने लगती है। मीडिया बताती है कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब के काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई। ये खबर थी मीडिया की। नरेंद्र मोदी साहब भी वो अव्वल दर्जे के भैया, डायलॉग डिलीवरी बहुत सही रही उनकी। सबसे पहले वो गए कहां पर, एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जब उनके सामने मीडिया वाले आए तो उन्होंने एक ही कहा, बता दीजिए अपने मुख्यमंत्री। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा बता दीजिए अपने मुख्यमंत्री को मैं जिंदा वापस लौटाया। ये तमाशा किया था और बाद में क्या पता लगा, जिनको देखकर वो घबरा गए, जिनके ऊपर आरोप लगाए कि हमला करने आ रहे थे, तमाम चीजें, वो कोई और नहीं बीजेपी के नेता थे। ये स्थिति है, ये इनका यही काम है, इनका यही धंधा है। जब ये कहीं घिर रहे होते, उस समय भी किसान आंदोलन की वजह से घिरे हुए थे, तो अपनी जान का हवाला देकर अपने आप को पीड़ित दिखाकर इन्होंने तमाशा करने की कोशिश की थी और तब भी एक्सपोज हुए थे। बड़ी लताड़ पड़ी थी और अब भी देखिए कुछ इसी रास्ते पर चल पड़े। आइए, अपने ही कार्यकर्ता से अपनी दिवंगत मां को गाली दिलवाकर विक्टिम कार्ड कौन खेलता है भाई? कुर्सी के लिए इतना क्यों गिरना कि आपको खुद अपने वजूद से ही घिन आने लगे? ये संभावना से इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो आपको बताया, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। आप बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये इनकी आंखें देख, सोचो ये छोड़ो, मैं कहता हूं हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब की उम्र हो गई तो दे ही देख पाई हूं झंडे को। उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने नहीं बताया होगा कि सर ये ज्यादा दूर नहीं है, ये बीजेपी का झंडा आपके ही पार्टी कर, लेकिन नहीं, उनको मालूम था खेल कहां करना है। ये व्यक्ति इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, डायलॉग, एक एक डायलॉग, और जब वक्त करने का है तो चुपचाप बैठ जाओ। पीओके हमारा क्या बात करते हो? फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पीओके वाले चाचा भाग गए, दिखे ही नहीं उतने दिनों तक, फिर अचानक से आ गए। यही काम डॉक्टर निमोज यादव ने लिखा, सत्ता में बने रहने के लिए वो भी यही बात लिख रहे हैं, सब ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। खैर मैं ये आगे नहीं, न्यूज़ 24 की खबर है। राहुल गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और अहिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इसको लेकर अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब बात क्या है। अब सोचिए, एक तरफ उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस तैयार किया, जो किया उस पर कितनी बुरी तरह से लताड़ पड़ रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस असल में पार्टी से नहीं लड़ रही, एक विचारधारा से लड़ रही है, संविधान बचाने के लिए, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये नए अंग्रेज आए हैं, इनका काम है देश में अशांति फैलाना। अब कांग्रेस के आरोपों का कोई जवाब नहीं, इसलिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। अब ये लोगों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई, यही कहा जा रहा है। आइए देखिए ये बयान, देखिए। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा। समझ गए आप? नहीं, कह रहे इनको ये भी नहीं कहना, जैसे सचिन पायलट थोड़ा अलग ले गए कि संवाद क्यों। दरअसल क्या है कि ये सारी कहानी ये है कि बीजेपी के नेताओं को अपनी ही सरकार, अपने ही नेता और अपनी ही सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है उनकी सरकार निकम्मी और सरकार के अधीन आने वाली पुलिस भी ऐसी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बिहार में आपकी सरकार के तहत पुलिस, जिसने कहा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराते और 2-4 को भी गिरफ्तार करवा लेते, लेकिन आप जानते हैं ये करेंगे तो मामला शांत पड़ जाएगा। इसे तमाशा करिए, देश में माहौल बनाइए कि मोदी जी की मां को गाली बकी गई। वो बात अलग है कि सबसे बड़े गालीबाज इनके यहीं अभद्र और असभ्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो सारी नीचता के जितने मापदंड है उन्हें भी तोड़ते हुए नीचता दिखाई है उन्होंने, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहना। चलिए आगे खबर देखिए, क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। बिहार के चुनाव में अपने हार के डर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता अब बौखलाकर हिंसा पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों से लाठी और डंडे से मुकाबला कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, हमारे कार्यकर्ता अनुशासित हैं, इसका बिल्कुल इन्हीं के साथ लाइव जुड़ा था बीजेपी का एक सभ्य नेता, नाम है प्रेम शुक्ला। सभ्य इसलिए कहूंगा क्योंकि आज भी इतनी महिला एंकर हैं, उन्होंने वो सब लाइव टीवी देखा, सारी जानकारी तो रहती है, लेकिन उनमें आज भी कहता हूं इतनी शर्म आया नहीं है कि उस गालीबाज, उसने माँ बहनों को गंदी गंदी गाली बकी थी, इन्हीं की माँ के लिए बहुत गंदी गाली बकी थी,
तब भी उसे बुलाती हैं बहुत मोहब्बत के साथ कि आइए आप हमारी डिबेट में शामिल हुई है। तो ये तो गैरत है इस दौर की महिला एंकरों की, जो एंकर्स बैठी हुई अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी बताती है और वही आज न्यूज़ चैनल बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेम शुक्ला के आगे हरकतों को अगर देखा जाए तो फिर नरेंद्र मोदी साहब तो माफ़ी मांग, वो तो अगर राहुल गांधी सॉरी कहेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब को कैसे कैसे माफ़ी मांगनी होगी ये भी बताएंगे। चलिए एक वीडियो है, ज़रा देख लीजिए। इसमें अमित शाह जी आते हैं, कुछ खिलाते हैं, कहा जा रहा है गाय को खाना खिलाना था लेकिन उन्होंने खाया नहीं। इस पर तरुण लिखते हैं, तरुण गौतम है एक, वो लिखते हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से, सनातन के हिसाब से गाय जो है बहुत सक्रिय रहती है, मतलब उसको पहले से अंदेशा हो जाता है कि दैत्य है या देवता है, और वो ऐसे व्यक्ति जिसमें अंतरात्मा, उसकी आत्मा ठीक नहीं होती, उससे ना छूने देती है ना उसके हाथ से कुछ खाती है। ये इस तस्वीर पर इन्होंने इस वीडियो पे लिखा है ऐसा। अब आइए एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग फंस गया, वही चुनाव आयोग जो राजेश खन्ना वाले डायलॉग्स थे। खास बात यह है कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना कहीं सुने गए ना देखे गए ना उनका अता पता है। एसआईआर की फाइल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग फंस गया है, रवीश कुमार लिखते हैं। दरअसल इसमें एक पूरी कहानी निकल कर आई। रवीश कुमार ने लिखा है कि एसआईआर की फाइल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग फंस गया है। इस खबर पर मिसलीडिंग का ठप्पा भी नहीं लगा सकते कि फाइल नहीं होने की बात गलत है। फिर लोग पूछेंगे कि फाइल अगर है तो आईटीआई के तहत क्यों नहीं दे रहे? कम से कम यही बता दें कि फैसला चुनाव आयोग ने ही लिया है, किसी और ने नहीं। आप लोग स्वायत्त और स्वतंत्र हैं ना? अब सोचिए, यही तो सवाल पूछे जाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। और जो अभी हाल ही में संभल में निकल कर आई थी कहानी, उस पर दिलीप मंडल ने, जो पहले बहुत अपने आप को दिलीप मंडल बड़ी बातें लिखते थे, रिपीटेड टू इंडिया, बहुत सारी चीज़ इन्होंने दिलीप मंडल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब उन्होंने देखिए, इस पर इन्होंने शम्सुर रहमान अलवी हैं, उन्होंने पूरा एक डेटा दिया है। उन्होंने 1951 में भोपाल में 62% मुसलमान थे, 1971 तक मुसलमान अल्पसंख्यक बन गए। आज यहाँ 26% मुसलमान हैं। सैकड़ों शहर और हज़ारों कस्बे आर्थिक हालात कारणों से हर जगह बदलाव होते रहते हैं। किसी जगह को 59, 60, 70 या अब के दशकों में ज़िला मुख्यालय बनाया गया। ये तमाम चीज़ें होती हैं और इसे जानबूझकर दूसरे तरीके से जोड़ा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो सोचिए कितनी जगह पोल खुलेंगी। ऐसा ना हो कि वोट चोरी के आरोपों के बाद इस तरह की रिपोर्टों की भी धज्जियाँ उड़ने लग जाए। नमस्कार।